अब मसला ये था कि साहब जमात का मरकज़ कहाँ हो। इलाहाबाद में 1948 में जमात की तश्कील जदीद हो गई। अब पहला सवाल यही था कि जमात का मरकज़ कहाँ हो, तो जमात के मराकज़ कहाँ कहाँ रहे, मैं इस पर कुछ बातें अर्ज़ करता हूँ। मरकज़ जमात तश्कील जदीद के फ़ौरन बाद मदरसतुल इस्लाह में रहा, जहाँ के फ़ारिग़ीन इस्लाही कहलाते हैं। वहीं मौलाना अब्दुल लैस इस्लाही नदवी उस ज़माने में पढ़ाते थे। चुनांचे इसी वजह से शुरू के 6 महीने मरकज़ जमात मदरसतुल इस्लाह में रहा। उसके बाद 1948 के आखिर में मलिहाबाद में आ गया। मलिहाबाद में मरकज़ भी रहा और वहाँ एक दरसगाह भी कायम हुई। फिर 1950 में रामपुर में आया ये मरकज़ जमात। फिर 1960 में दिल्ली मुंतकिल हुआ और दिल्ली में भी मुख्तलिफ़ मकामात पर होता हुआ पहले किशनगंज में रहा, फिर चितली ख़बर रहा, फिर यहाँ 1992 में 91 में यहाँ आ गया अबुल फ़ज़ल एनक्लेव में, और आज हम अबुल फ़ज़ल एनक्लेव के मरकज़ में बैठे हुए हैं। तो ये मरकज़ भी होया बतदरीज तब्दील होता रहा है, मुंतकिल होता रहा है इधर से उधर। अब एक लिटरेचर की तैयारी जैसा कि शुरू से जमात के पेश नज़र रही है, ये भी जमात ने इसको तरजीह दी। हिंदुस्तान के माशरा, यहाँ का निज़ाम, यहाँ का हिंदुस्तान का दस्तूर, इन सब को सामने रखते हुए 18 जुलाई 1948 की शूरा में यह फ़ैसला हुआ कि दावती मकासद को सामने रखकर हिंदी और इलाक़ाई ज़बानों में लिटरेचर तैयार किया जाए जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों के लिए मुफीद हो। अब मुल्क में मुख्तलिफ़ ज़बानों की चुनांचे ये काम हुआ और होते होते अल्लाह ताला की गोया तौफ़ीक़ से अब मुल्क में 12 ज़बानों में दारुल इशाअतें काम कर रही हैं, पब्लिकेशंस काम कर रहे हैं और 18 ज़बानों में लिटरेचर मौजूद है और एक बड़ी तादाद पे किताबें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इधर से उधर फैल रही हैं। मीडिया के ऊपर तो शुरू ही से नज़र रही है, मीडिया के बग़ैर तो कोई नज़रियाती तहरीक आगे बढ़ नहीं सकती। तो आगाज़ में तो तर्जुमानुल कुरान ही था जो मौलाना मौदूदी चलाते थे, उसी के ज़रिए जमात का पैगाम, जमात की दावत और उसूली हैसियत गोया इस इस्लामी तहरीक की वो लोगों के सामने आती थी। फिर तर्जुमानुल कुरान के बाद जब तश्कील जदीद हो गई तो इलाहाबाद ही से अल इंसाफ नाम का पर्चा शुरू पहले से जारी था, एक साहब निकालते थे, तो जमात ने उसको हासिल कर लिया और जमात ही की तरफ से उसको निकाला जाता रहा। उसके कुछ दिन बाद ही फिर ज़रूरत महसूस की गई कि अपना एक अलग से पर्चा जारी होना चाहिए। चुनांचे वहीं से दावत शुरू हुआ। दावत पहले इलाहाबाद से निकलता था, फिर उसे इलाहाबाद दिल्ली ले आया गया। वो रोज़नामा भी निकला, सहरोज़ा भी निकला, हफ्तेवार भी निकला और आज वो हफ्तेवार दावत हमारे मरकज़ से के कैंपस ही से दावत ट्रस्ट की तरफ से निकाला जा रहा है। उसके बाद ज़रूरत महसूस हुई कि भाई हिंदी में भी कोई पर्चा होना चाहिए, तो हिंदी में उजाला नाम का पर्चा शुरू किया गया और फिर बाद में उजाला की बजाय कांति का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। चुनांचे कांति हफ्तेवार और माहाना दोनों शक्लों में हमारे सामने आज निकल रहा है। फिर माहाना ज़िंदगी नौ शुरू किया गया जो अभी जारी है। फिर ज़रूरत महसूस हुई कि अंग्रेज़ी में कोई पर्चा होना चाहिए, तो 1964 में या 63 या 64 में अंग्रेज़ी में रेडियंस नाम का पर्चा निकाला गया जो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जारी है। इस वक्त फिर इलाक़ाई पर्चे भी निकाले शुरू हुए, आपका मुख्तलिफ़ जो इलाक़ाई ज़बानें हैं उनमें पर्चे आए। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ ज़बानों के 40 पर्चे इलाक़ाई ज़बानों में निकल रहे हैं। वेबसाइट बहुत सी ज़बानों में निकल रही हैं और मीडिया वन नाम का टीवी चैनल्स भी निकल रहा है जो जमात के केरला की जमात निकाल रही है। और अब इस सिलसिले में हमारी कोशिशें इंशाअल्लाह मज़ीद तेज़ तर होंगी, ये हमारी कोशिश होगी। अफराद की तैयारी एक बड़ा काम होता है जमात के लिए। तो अफराद की तैयारी 1950 में 90वीं दरसगाह का आगाज़ हुआ। 1950 में जब ये मरकज़ रामपुर मुंतकिल हुआ तो जो नौजवान तबका जमात की तरफ आया था और वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहा था, उस तबके ने आकर के अमीर जमात से ये गुजारिश की कि साहब हम कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में तो पढ़ रहे हैं
लेकिन हमारी दीनी तालीम का कोई इंतज़ाम जमात की तरफ से होना चाहिए। चुनांचे जमात ने सानवी दरसगाह के नाम से एक तालीमी इदारा कायम किया और उसमें 4 साल का निसाब था। उसमें लड़के अपने कॉलेज की तालीम छोड़कर आए और उनकी तालीम चलती रही। 1960 में ये सानवी दरसगाह ख़त्म हो गई। उसकी एक वजह तो ये थी कि अब मरकज़ रामपुर से दिल्ली मुंतकिल हो गया था। हालात कुछ दूसरे थे दिल्ली के। दूसरी बात ये थी कि लड़के भी आने बंद हो गए थे। तीसरी बात ये थी कि वसाइल की भी किल्लत थी उस ज़माने में। चुनांचे ये 10 साल तक ये सानवी दरसगाह ने अपना काम किया। उसके बाद में आपको मालूम है कि हमारे जो सानवी ये आपकी इस्लामी एकेडमी हैं और बाज़ रियासतों में हमारे इस तरह के इदारे काम कर रहे हैं, वो उसी सानवी दरसगाह से गोया तहरीक हासिल करके कायम किए गए हैं। तो अब ये कि इंशाअल्लाह उसके फ़ायदे सामने आएंगे। लेकिन वो जो ग्रुप निकला था 50 से लेकर 60 तक सानवी दरसगाह रामपुर से, उसमें बड़े बड़े लोग शामिल आए और उन्होंने बड़ी तहरीक की खिदमत अंजाम दी। उसमें ख़ास तौर पर अगर हम नाम लें तो उसमें डॉक्टर अब्दुल्ला कंसारी भी उसमें पढ़ते थे उस सानवी दरसगाह में। डॉक्टर फजलुर रहमान साहब फरीदी पढ़ते थे। हमारे गोया ये लोग भी थे, हमारे अशफाक साहब थे जो ऑस्ट्रेलिया बाद में चले गए थे। तो इस तरह के बहुत से लोग थे जिन्होंने बाद में निजातुल्लाह सिद्दीकी साहब थे। तो इन हजरात ने बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। और मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही साहब और कुछ दूसरे हजरात, मौलाना जलील हसन नदवी साहब, इनके असातिज़ा थे वहाँ, जो अपने तहरीक का भी काम करते थे और इन हजरात को दीनी तालीम का भी इंतज़ाम किया था। अफराद के तय 1972 में इदारा तहक़ीक़ व तसनीफ़ कायम हुआ अलीगढ़ में, और उसमें गोया मौलाना सदरुद्दीन साहब इस्लाही की निगरानी में। मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही साहब के बारे में जानना चाहिए कि वो बड़े बड़े राइटर रहे हैं जमात के, बड़े फ़िक्री रहनुमा रहे हैं। अब तो इंतकाल उनका 1999 में हो गया, लेकिन उनकी किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए और बहुत मजबूत फ़िक्री बुनियादें फ़राहम करती हैं तहरीक इस्लामी के कारकुनान के लिए। तो उनकी सदारत में, उनकी निगरानी में इदारा तहक़ीक़ व तसनीफ़ अलीगढ़ में कायम हुआ। और मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब उसी ज़माने में उस इदारे में शामिल हो गए थे। आज तक वो उसके सदर हैं और पीछे तो वो अमीर जमात इस्लामी हिंद भी रह चुके हैं। 2005 में इस्लामी एकेडमी दिल्ली में कायम हुई, जो अभी चल रही है। उसका काम भी यही है कि अफराद तैयार किए जाएँ, तसनीफ़ी सलाहियत पैदा की जाए, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का तक़ाबुली मुताला किया जाए, फिर बाद में दावत के काम के लिए उन्हें तैयार करके मैदान में भेजा जाए। HRD शोबे मरकज़ और हलक़ों में काम कर रहे हैं। मरकज़ में भी HRD डिपार्टमेंट है, स्टेट्स में भी HRD डिपार्टमेंट में है। उनका काम भी यही है कि बासलाहियत अफराद की तैयारी हो और वो मुख्तलिफ़ मैदानों में तहरीक की खिदमत करने के लायक बने। तलबा और नौजवानों पर शुरू से जमात की तवज्जो रही है, और कौन सी तहरीक है जो तलबा और नौजवानों पर तवज्जो नहीं देगी, इसलिए कि वही तहरीक का मुस्तकबिल होते हैं। तो 1960 में हलक़ों में तलबा और नौजवानों की तंजीमों का आगाज़ हुआ, और वो जमात ही के तहत थी, यानी बिल्कुल आज़ाद तंजीमें उस वक्त नहीं थीं तलबा और नौजवानों की, लेकिन जमात के एक शोबे के तौर पर तलबा और नौजवानों के ग्रुप्स मुख्तलिफ़ रियासतों में कायम थे। अभी मरकज़ की सतह पर उसका कोई नज़्म नहीं था। 1982 में SIO तलबा तंजीम जमात ने कायम की अपनी सरपरस्ती में, और रियासतों में तलबा के रियासतों में भी उसकी शाखें कायम हुई, और अब हिंदुस्तान की मुसलमानों की सबसे बड़ी तलबा तंजीम समझी जाती है वो। अल्हम्दुलिल्लाह सारी रियासतों में उसकी ब्रांचेस कायम हैं, और अब तो तलबा के साथ साथ वह नौजवानों की तंजीमें भी बाज़ रियासतों में कायम हो गई हैं। उसमें केरला है, उसमें महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है। इन रियासतों में, बाज़ और रियासतों में भी बातचीत जारी है, और वहाँ भी गोया यूथ ऑर्गेनाइजेशंस इंशाअल्लाह जल्दी कायम हो जाएंगे। तो ख़वातीन भी, आप जानते हैं कि ख़वातीन की भी अहमियत है, इसलिए कि कोई भी तहरीक सिर्फ मर्दों के सहारे तो नहीं चल सकती, और ख़ास तौर से वो तहरीक जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों खुदा के सामने जवाबदेह हों। तो ऐसी सूरत हाल में ख़वातीन को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता था। चुनांचे शुरू ही से
2002 ख़वातीन की तरफ तवज्जो रही और ख़वातीन ने अपने अपने दायरे में बड़ी खिदमत अंजाम दी। उसकी एक अलग से तारीख़ लिखी जा सकती है। लेकिन 2007 में कुल हिंद नाज़िमा का तकर्रुर हुआ। मैं उसकी तफसील छोड़ता हूँ, जो आज सेक्रेटरी की हैसियत में यहाँ मरकज़ में मौजूद हैं। 2015 में बाकायदा सेक्रेटरी उनको मुकर्रर किया गया मरकज़ में। अब तो 2 सेक्रेटरी मौजूद हैं ख़वातीन में। और मजलिस नुमाइंदगान के लिए 2007 में रिज़र्वेशन के ज़रिए दस्तूर में तब्दीली की गई, जिसमें ख़वातीन को भी नुमाइंदगान में शिरकत ज़रूरी होगी उनकी तादाद के लिहाज से। ये 2015 में दस्तूर में तरमीमी इसलिए की गई कि ख़वातीन को वो अहमियत मिलनी चाहिए जिसकी वो मुस्तहिक़ हैं। अच्छा, जमात ने मिली इत्तेहाद के सिलसिले में भी बहुत सी कोशिशें की, इसलिए कि एक तहरीक इस्लामी है और एक पूरी मिल्लत है, और तहरीक इस्लामी मिल्लत ही का एक हिस्सा है और मिल्लत के दुख सुख से वो अपने आप को अलग नहीं रख सकती। तो मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा हो, मुश्तरक मसाइल में वो मिलजुल कर के जद्दोजहद करने का मिजाज बनाएं। जमात की शुरू से ये कोशिश रही है। इस सिलसिले में 1964 में मुस्लिम मजलिस मुशावरत कायम हुई। ये उन हालात में कायम हुई जगह जगह फसाद हो गए थे। तो जमात ने आगे बढ़कर इस सिलसिले में कोशिश की कि मुसलमानों की मुख्तलिफ़ जमातें, मुख्तलिफ़ शख्सियात मिल कर के एक प्लेटफॉर्म पर जमा हों और वो मुश्तरका मसाइल में बैठ कर के गौर व खौज़ करें और मिल्लत को उन मसाइल से कैसे निजात दिलाई जाए इस पर गौर किया जाए और हुकूमत से उनके क्या मुतालबात हों वो मिलजुल करके पेश करें। तो 1964 में ये मुस्लिम मजलिस मुशावरत बनी और जमात इसमें पेश रही। इसी तरह से 1971 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना और मुसलमानों के जो शरीयत के ताल्लुक़ से जो मसाइल पैदा होते थे और अब भी होते रहते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई प्लेटफॉर्म हो। मसलन हुकूमत की तरफ से ऐसी कानून साजी होती थी और अब भी हो जाती है कि जो शरीयत के ख़िलाफ़ होते हैं। इसी तरह से अदालतों के कुछ ऐसे फ़ैसले उस वक्त भी आए और अब भी आते रहते हैं जो इस्लामी शरीयत से टकराते हैं। अभी 3 तलाक़ की मिसाल हमारे सामने है। ऐसे फ़ैसले और भी होते रहे हैं और ऐसी कानून साजी इससे पहले भी मुख्तलिफ़ मौक़े पर होती रही है। चुनांचे ज़रूरत महसूस की गई कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें शरीयत को जो ये चैलेंजेस सामने आते रहते हैं इस पर आवाज़ उठाने वाला कोई मुअस्सिर प्लेटफॉर्म मौजूद हो। इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायम हुआ और जमात ने इसके क़याम में वो गोया पूरी कोशिश की, जद्दोजहद की और लोगों को एक साथ लाने में उसने मुअस्सिर रोल अदा किया। इसी तरह से बाबरी मस्जिद का मसला था, ये भी मुसलमानों का मुश्तरका मसला था। इस सिलसिले में भी बहुत से ग्रुप्स अलग अलग कोशिशें कर रहे थे। तो जमात ने आगे बढ़कर ये कोशिश की कि उन मुख्तलिफ ग्रुपों को इकट्ठा करके मस्जिद एक्शन कमेटी या बाब मस्जिद राब्ता कमेटी जैसे प्लेटफॉर्म कायम किए जाएँ ताकि सारे ग्रुप्स मुसलमानों के सारे मसालिक के लोग मिलजुल कर बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए कोशिश करें, जद्दोजहद करें और उसमें बड़ी कामयाबी मिली। और अब जो भी फ़ैसला हुआ वो बात अपनी जगह है, लेकिन मुसलमानों ने मिलजुल कर इस सिलसिले में जो कोशिश की है और जिस तरह से जद्दोजहद भी की है और सब्र से भी काम लिया है और जिस तरह की हिकमत अमली के साथ उन्होंने कोशिश की है, ये एक काबिल तारीफ़ बात है और जमात ने शुरू ही से इस सिलसिले में कोशिश जारी रखी थी। दावत का काम शुरू से जमात के सामने रहा है, यानी दावत से मुराद बिरादरान वतन में इस्लाम का पैगाम पहुँचाना, क्योंकि ये सारे इंसानों के लिए अल्लाह का दीन, किसी ख़ास ग्रुप के लिए नहीं है। और खुतबा मदरास में भी मौलाना मौदूदी ने इस तरफ ख़ास तवज्जो दिलाई थी कि अब आपको हिंदुस्तान में अक्सरियत आपके बिरादरान वतन की होगी और वो अब जब तक इस्लाम को अच्छी तरह न समझ लें या उसकी सदाकत पर को ना मान लें या कम अज़ कम उसके बारे में उनकी राय मुस्बत न बन जाए, उस वक्त तक आप अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। और दूसरे ये है कि अब आखिरत में गोया कामयाबी उन्हीं लोगों के लिए है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम के अलावा और कोई अब रास्ता ऐसा नहीं है जो खुदा के यहाँ मकबूल हो। तो इसलिए हर एक को हमें जन्नत का रास्ता दिखाना और उन्हें जहन्नम से बचाने की कोशिश करना हमारी ज़िम्मेदारी करार पाती है। तो जमात ने शुरू से इस तरफ कोशिश की और बिरादरान वतन के लिए लिटरेचर भी उसने तैयार किया, जैसे कि बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ।
और अपने कारकुनों से भी ये बात कही कि वो बरादरान वतन से ताल्लुकात कायम करें, उन्हें इस्लाम की दावत पहुँचाएँ, इस्लाम और मुसलमानों के सिलसिले में उनकी गलत फहमियाँ दूर करें, और जो कुछ भी गोया ताल्लुकात और अपनी अखलाक़ी जो गोया सूरत हाल है उससे गोया अच्छा रवैया, अच्छा बिहेवियर लोगों के सामने पेश करें, तो फिर तवक्को है कि उनकी गलत फहमियाँ दूर होंगी। तो सन 56 की पॉलिसी में भी उसे शामिल किया गया, जमात ने किया। कुरान के मुख्तलिफ़ ज़बानों में तराजिम, लिटरेचर, दावती वेबसाइट्स, डायलॉग, दलितों और आदिवासियों में काम, ये सारे काम दावत के सिलसिले में जमात ने शुरू से किए हैं और अब भी जमात उस तरफ तवज्जो दे रही है, बल्कि दावत का काम बिरादरान वतन में जमात की तरजीही कामों में शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये इसकी कोशिश और ज़्यादा होनी चाहिए, हम इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं, और हर फ़र्द जो तहरीक इस्लामी से ताल्लुक़ रखता है या ताल्लुक़ नहीं भी रखता है और मुसलमान है, उसकी बहरहाल ज़िम्मेदारी बनती है कि वह फ़र्द की हैसियत से, इनफरादी हैसियत से भी बिरादरान वतन के सामने इस्लाम को पेश करे, अपने रवैये से भी और अपने कौल से भी। तालीम के सिलसिले में भी जैसा कि बात आई कि शुरू ही में जब 1941 में शूरा का इजलास हुआ था तो तालीम का एक खाका तैयार किया गया था, लेकिन कुछ दिन के बाद मुल्क तकसीम हो गया तो उस खाके के मुताबिक वो इदारा कायम नहीं किया जा सका, उस पर काम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन हिंदुस्तान में शुरू ही में बिल्कुल जहाँ मदरसतुल इस्लाह के बाद मलिहाबाद में मरकज़ कायम हुआ था, तो मरकज़ ही भी वहाँ था और वहीं दारुल इकामा यानी बोर्डिंग के साथ दरसगाह भी कायम की गई थी 1948 ही में। यानी जमात ने अपनी तश्कील के शुरू ही से तालीम की तरफ तवज्जो दी थी, और उसी ज़माने में ये किताबें भी तैयार हुई थी जो हमारे मकतबे से अब शाया होती हैं, हमारी किताब वगैरह। और उसके कुछ दिन बाद ही टीचर्स के ट्रेनिंग कैंप भी लगाए गए थे। इस सिलसिले में अफजल हुसैन साहब का एक बड़ा कारनामा है, वो वहाँ पढ़ाते भी थे मलिहाबाद में, किताब भी तैयार करते थे कोर्स की, और असातिज़ा के लिए लेक्चर्स भी तैयार करते थे, और बाद में उन्होंने ही असातिज़ा के कैंप लगाए, उनकी तरबियत के प्रोग्राम चलाए, जो आज फ़न तालीम और तरबियत नाम की किताब में शामिल है। तो तालीम की तरफ तवज्जो गोया शुरू से रही, असातिज़ा के कैंप लगे। अब होते होते वो चिराग जला मलिहाबाद में और दूसरे चिराग रोशन होते चले गए। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ रियासतों में रुफ़क़ा जमात ने तालीमी इदारे कायम किए और अच्छा मेयार तालीम दिया, अच्छी तरबियत की तलबा की। अल्लाह का शुक्र है अब हिंदुस्तान भर में 600 से ज़्यादा स्कूल हैं, मदारिस हैं, हॉस्टल्स हैं, और जो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं अपने अपने लिहाज से और अपने अपने हालात को सामने रखकर। खिदमत खल्क़ के सिलसिले में भी जमात का शुरू से एक मौक़िफ़ रहा है कि ये खिदमत खल्क़ ईमान का तकाज़ा है मुसलमानों के लिए। ये सिर्फ़ कोई स्ट्रेटजी की बात नहीं है, बल्कि जो भी इंसान खुदा पर ईमान रखता होगा वो इंसानों की ज़रूरियात और मसाइल और दुखों से आंखें बंद नहीं रख सकता। चुनांचे जमात ने रिलीफ़ का काम शुरू से किया, कहीं फसादात हुए, कहीं सैलाब आए, कहीं ज़लज़ला आया, वहाँ के मुतासरीन में शुरू ही से जमात ने काम किया और शहरी हुकूक़ के इदारों का क़याम किया, और जहाँ गोया बेगुनाहों को हुकूमतें गिरफ़्तार करती हैं, उन पर मुक़दमात चलाती हैं, उन पर जुल्म सितम करती हैं, तो इस सिलसिले में जमात ने APCR मरकज़ी और रियासती सतह पर कानूनी इमदाद के लिए कायम किए हैं, और वो उनके केस लड़ते हैं, बेगुनाहों की मदद करते हैं, और जो बेगुनाहों को पर जुल्म ज़्यादती होती है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। अब इस वक्त हिंदुस्तान में 8 अस्पताल चल रहे हैं, 75 डिस्पेंसरीज़ हैं, 300 बिलासूदी सोसाइटियाँ हैं, माइक्रो फाइनेंस के इदारे हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, और कुछ काम जमात खुद करती है खिदमत खल्क़ के, और कुछ अपने ट्रस्टों और सोसाइटियों के ज़रिए से अंजाम देती है, और इस तरह के काम हम करते चले जा रहे हैं। इकोनॉमिस्ट के मईशत के बारे में, फाइनेंस के बारे में जमात का शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि ये बिलासूदी जो इकोनॉमी है ये तबाहकुन है इंसानों के लिए, और कुरान करीम की तालीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो 1978 में बिलासूदी बैंक की इजाज़त हासिल करने के लिए रिज़र्व बैंक के गवर्नर से जमात के एक वफ़द ने मुलाकात की थी, और उनसे ये कहा था कि साहब ये कानून हमें आप बिलासूदी बैंक चलाने की इजाज़त दे दीजिए। तो गवर्नर ने कहा था कि साहब अब इस तरह इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें कानून साजी की ज़रूरत होगी।
लेकिन कानून साजी के लिए मुसलसल जमात की तरफ से कोशिशें होती रही हैं। अब भी हमारा एक इदारा है ICIFI जो बराबर बिलासूदी मईशत के लिए कोशिश कर रहा है। वो हुकूमत के लोगों से भी मिलता है, आम लोगों से भी मुलाकात करके पब्लिक ओपिनियन बनाता है, और ये काम बराबर को जारी है। लेकिन अभी हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं हो सकी कि वो बाकायदा पार्लियामेंट में इस सिलसिले में कानून लाए। हालांकि कानून का एक ड्राफ्ट भी हुकूमत को पेश किया जा चुका है। 2016 में रोज़गार दिलाने और तिजारत शुरू करने के लिए भी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एक रियासत महाराष्ट्र में कायम हुआ, और अब तो मरकज़ी सतह पर भी इंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट कायम है जो लोगों को गोया तिजारत की तरफ मुतवज्जे करता है, और ताकि उनको बेरोज़गारी ख़त्म हो, उनकी मईशत बेहतर हो, और उनकी रहनुमाई गोया इस पहलू से भी जमात कर रही है। अब एक बहुत अहम बात है जिसका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी मालूम होता है, वो ये है कि निज़ाम हुकूमत जो हिंदुस्तान का है, इस सिलसिले में जमात में क्या फ़ैसले होते रहे हैं। इस सिलसिले में बहुत सी गुफ्तगू जमात के अंदर होती रही है, लेकिन मैं एक तसलसल के साथ चंद मिनट में वो बातें अर्ज़ कर देता हूँ। 1961 में जमात ने यह फ़ैसला किया कि इस्लाम और मुसलमानों के मफादात के लिए इलेक्शन में हिस्सा लिया जा सकता है। असल में शुरू से जमात के सामने ये बात रही है कि हिंदुस्तान में जो तब्दीली हम देखना चाहते हैं तो उसका रास्ता क्या होगा। तो जमात बिल्कुल यकसू इस लिहाज से रही है कि जमात हिंदुस्तान में जो तब्दीली आएगी तो वो इलेक्शन ही के ज़रिए से आएगी। हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं है। हम तशद्दुद का रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते, हम अमन में खलल नहीं डाल सकते, हम कोई और तरीक़ा नफ़रत नहीं फैला सकते, हम लोगों को खेमों में नहीं बांट सकते। तो हमारे सामने सिर्फ यही बात है कि हम अपनी आइडियोलॉजी से और अपने फ़िक्र से यहाँ के लोगों को वाकिफ़ कराएं, और फिर लोगों से कहें कि अगर आपको ये रास्ता पसंद है और आप इस रास्ते पर मुल्क को ले जाना चाहते हैं तो फिर आप इसको वोट दीजिए, और ये जमात के उम्मीदवार हैं या जमात के फला प्रोग्राम है, इसको आप सपोर्ट कीजिए। तो जमात के सामने शुरू से ये बहुत क्लियर रहा है। लेकिन ये बात रही है कि भाई अब क्या करें, कि अब आना चाहिए नहीं आना चाहिए। इस पर बहुत बहसें जमात के अंदर हुई, लेकिन बहुत सी बहसों के बाद 1961 में जमात ने फ़ैसला किया कि इस्लाम और मुसलमानों का अगर कहीं फ़ायदा जुड़ा हुआ हो और उनका कोई फ़ायदा नज़र आता हो तो फिर यहाँ के इलेक्शन में हमें हिस्सा लिया जा सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हमारे सामने एक मसला ये था कि सेकुलरिज्म है यहाँ, तो सेकुलरिज्म तो खुदा को नहीं मानता, तो हम सेकुलरिज्म को कैसे मान सकते हैं, ये खुदा बेजार नज़रिए को हम कैसे तस्लीम कर सकते हैं। इस पर भी बहुत सी गुफ्तगू जमात के अंदर होती रही है, और ये बात सामने आई कि सेकुलरिज्म के 3 मफ़हूम हैं जो दुनिया में राइज हैं। एक मफ़हूम तो वो है जो खुदा बेजारी का है, यानी जिसमें खुदा के लिए कोई जगह नहीं है। ज़ाहिर है हम उसको नहीं मान सकते। उस मफ़हूम का सेकुलरिज्म अगर कहीं है तो हम उसको तस्लीम नहीं कर सकते। दूसरा मतलब था इज्तिमाई मामलात से मज़हब की बेताल्लुक़ी, कि जो कलेक्टिव मेजर मामलात होते हैं इंसानों के, उसमें गोया खुदा की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि इनफरादी मामलात में खुदा को लोग मानें और इज्तिमाई मामलात में खुदा की कोई ज़रूरत ना हो। ज़ाहिर है हम इसको भी नहीं मान सकते, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि अल्लाह का दीन जो है या अल्लाह ताला की जो रहनुमाई है वो तो फ़र्द की इनफरादी ज़िंदगी के लिए भी है और इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए भी है। अलबत्ता एक जो तीसरा मफ़हूम है जो दुनिया में माना जाता है और ख़ुद हुकूमत हिंद भी इसको तस्लीम करती है, या हिंदुस्तान के दस्तूर में जिसको रखा गया है, वो है हुकूमत की मज़हब में मज़ाहिब में गैर जानिबदारी। यानी सेकुलरिज्म का ये मफ़हूम कि वो हुकूमत किसी मज़हब के लिए जानिबदार नहीं होगी, बल्कि सारे मज़ाहिब को अपने तौर पर फलने फूलने का पूरा मौका हासिल होगा। न जमात किसी को बेजा, न हुकूमत किसी को बेजा सपोर्ट करेगी, न किसी को गोया उसके ख़िलाफ़ कोई काम करेगी। तो न हुकूमत किसी को दबाएगी न किसी को उभारेगी। तो जाहिर है फिर हर मज़हब को फलने फूलने का, हर मज़हब को पर अख्तियार करने का, उसे दूसरे इंसानों तक पहुँचाने का पूरा अख्तियार हासिल होगा। तो इसमें दावत व तबलीग के लिए पूरा मौका हासिल है। तो जमात ने इस तीसरे मफ़हूम को गोया तस्लीम किया, और 1970 में
जमात की शूरा ने करारदाद मंजूर की और सेकुलरिज्म के इस तीसरे मफहूम को उसने तस्लीम किया कि हम हिंदुस्तान के दस्तूर के में सेकुलरिज्म के इस मफहूम को तस्लीम करते हैं जिसमें हुकूमत किसी की मज़हब की जानिबदार नहीं होगी। ये अलग बात है कि हुकूमत आज की किस मज़हब के बारे में क्या कुछ करती है, उसका तालीमी निज़ाम क्या कर रहा है, उसके मीडिया के लोग क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल दस्तूर के ख़िलाफ़ है अगर वो हो रहा है। लेकिन जहाँ तक दस्तूर के प्रोविज़न का ताल्लुक़ है, दस्तूर में तो सिर्फ़ ये बात है कि हुकूमत निज़ाम चलाएगी मुल्क का और वो किसी मज़हब के लिए जानिबदार नहीं होगी। तो जमात इस्लामी हिंद सेकुलरिज्म के उस मफहूम की तायीद करती है। फिर ये हुआ कि साहब वो अरकान को वोट देने का हक़ हासिल होगा, क्या होगा। तो 1977 में एमरजेंसी के बाद आपको मालूम है कि एमरजेंसी में जमात के लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया था और जितने अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स थे, लोग थे, सबको जेलों में डाल दिया गया था 19 महीने। और उसके बाद जब इंदिरा गांधी ने इलेक्शन कराया था तो उस वक्त सारी पार्टियों ने मिलकर के उसको हराने की कोशिश की थी। तो जमात इस्लामी हिंद ने भी अपने अरकान जमात से ये कहा था कि आप इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ इन इंतखाबात में हिस्सा लीजिए ताकि आमरीत यहाँ हिंदुस्तान में ना आने पाए और जमहूरियत बाकी रहे। सन 84 में बाद शराइत के साथ अरकान को वोट के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी गई। 1991 में फ़िरका परस्ती और फिस्तायत के ख़िलाफ़ और जमहूरी अक़दार के हक़ में राय अम्मा हमवार करना तय किया गया। 1993 में मुल्क जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़िरका वाराना हम आहंगी के लिए फ़ोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्यूनल एमिटी बनाई गई और मरकज़ी और रियासती सतह पर उसकी तश्कील की गई, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी काम कर रही है। FDCA फ़ोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्यूनल एमिटी, ताकि लोगों में गोया फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ माहौल बनाया जाए और कम्यूनल हारमनी पैदा करने की कोशिश की जाए। 2003 में आम इंसानी मसाइल के लिए आवाज़ उठाने और हुकूमत इंतज़ामिया को मुतवज्जे करने के लिए MPJ कायम किया गया, जो अब महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों में काम कर रहा है और जल्दी ही दूसरी रियासतों में इसके क़याम का प्रोग्राम शामिल है। 2009 में मजलिस नुमाइंदगान के बंगलौर इजलास में दस्तूर में तरमीम की गई, जिसके मुताबिक दस्तूर की दफ़ा 8(6) में कानून साज कौंसिल के रुकन होने पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई ताकि रुफ़का पार्लियामेंट और असम्बलियों में शरई हदूद के दायरे में रहकर अपना काम कर सकें और ऐसी कानून साजी की मुखालफत करें जो वहाँ गैर मुनसिफाना हो या शरीयत से टकराता हो। ये एक बड़ी तरमीम दस्तूर के अंदर थी। 2010 में एक सियासी पार्टी के क़याम की तहरीक का फ़ैसला किया गया, जिसमें बिरादरान वतन और आम मुसलमानों के अलावा अरकान जमात को भी शामिल करने का फ़ैसला हुआ। चुनांचे 18 अप्रैल 2011 में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तश्कील अमल में आई, जो अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रही है और 11 रियासतों में उसकी शाखें भी कायम हो चुकी हैं। लोकल बॉडीज़ 1974 में ही फैसला हो गया था कि हम लोकल बॉडीज़ में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, यानी ग्राम पंचायतों में और म्यूनिसिपैलिटीज़ में और जो लोकल बॉडीज़ हो सकती है। एक शुमाली तो 2 कमेटियाँ बनाई गई, उसका काम ये था कि वो 100 ऐसे मकामात की निशानदेही करें, 100 शुमाली हिंद में, 100 जनूबी हिंद में, जहाँ जमात मुअस्सिर अंदाज में इलेक्शन में हिस्सा ले सकती हो। तो वो कमेटी अपना काम करती रही, लेकिन बाज़ वजह से दूसरे मसाइल आ गए। बाबरी मस्जिद की तहरीक शुरू कर दी गई दूसरे हजरात ने, फिर वो और भी कुछ बहसें हमारे अंदर शुरू हो गई, तो फिर वो काम ज़रा देर से हुआ और 2005 में बाकायदा लोकल बॉडीज़ के इंतखाब में अपने उम्मीदवार खड़े करने का जमात ने फ़ैसला कर लिया। अब वो बाज़ रियासतों में अपने उम्मीदवार खड़े कर चुकी है, वहाँ लोग जीत करके लोकल बॉडीज़ में आ चुके हैं, उनकी वहाँ खिदमात रही हैं और आइंदा भी वो इसमें हिस्सा लेते रहेगी। अब एक बड़ा मसला है मुलाजमतों के सिलसिले में कि भाई वो सरकारी मुलाजमतों का क्या मामला होगा। जमात के आगाज़ ही में और दस्तूर के पहले और दूसरे मरहले में जमात के जो दो मरहले शुरू में बयान किए गए हैं, उन दोनों मरहलों में सरकारी मुलाजमतों को नापसंदीदा समझा जाता था। ऐसे अफराद को अरकान के दूसरे और तीसरे तबके में शुमार किया जाता था।
और 1956 में जो दस्तूर बनाया गया, जो तीसरा मरहला है दस्तूर का, जो इस वक्त हमारे सामने है, तो अरकान के तबक़ात की ये तक़सीम ख़त्म कर दी गई और इसमें दर्ज किया गया कि अरकान जमात कानून साज कौंसिलों के मेंबर नहीं होंगे, अदालतों में जज की हैसियत से काम न करेंगे और इंतज़ामिया में की पोस्ट कलीदी मनासिब पर काम ना कर सकेंगे। वो या 3 कंडीशंस बस लगाई, बाकी किसी भी मुलाजमत में लोग जा सकते थे। इसका मुस्बत मफहूम यानी पॉजिटिव मफहूम ये था कि अरकान जमात इन कामों के अलावा दूसरी सरकारी मुलाजमतें अख्तियार कर सकते हैं और इसमें कोई फ़र्क अरकान के दरमियान नहीं होगा। बहुत से अरकान जमात, इसके बाद देखते हैं हम, अरकान जमात बहुत से सरकारी मुलाजमतों में हैं, उसके साथ जमात की अहम जिम्मेदारियाँ भी अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता 10-15 साल से नौजवानों के मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात के तहत बतौर ख़ास दहशतगर्दी के नाम पर गिरफ़्तारी, अदालतों में वकला का मुतासिबाना रवैया रहा है, हम साथ देखते हैं। 2014 के बाद इसमें मज़ीद शिद्दत आ गई है, कितने बेगुनाहों को जेलों में डाल दिया और वकीलों ने उनकी पैरवी करना भी मुनासिब नहीं समझा। तो ये एक मसला 2014 के आसपास से शुरू हुआ और इसके नतीजे में इन हालात में अदालतों और हुकूमती मनासिब की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई। चुनांचे अक्टूबर 2014 में मजलिस शूरा ने फैसला किया कि कानून, मीडिया, सिविल सर्विसेज और समाजी उलूम में मुस्बत फ़िक्र के यानी अच्छे फ़िक्र के लोगों हामिल मुसलमानों का रेशो बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। जमात इस सिलसिले में उसके बाद से मुसलसल कोशिश कर रही है ताकि मुसलमान लड़के मीडिया में भी जाएं और लॉ की तालीम भी हासिल करें, सिविल सर्विसेज की तरफ भी जाएं और समाजी उलूम में वो या महारत हासिल करके उन मैदानों में अपना मकाम पैदा करें। अब जब ये ज़रूरत पैदा हो गई तो वो जो मसला था कि अदालतों में जज ना बने और की पोस्ट हासिल न करें, वो एक मसला था रुकावट का, दस्तूर में लिखा हुआ था। तो अब जुलाई 2017 को मजलिस नुमाइंदगान के इजलास में ये दफ़ा 8-6 में तरमीम की गई, जिसके मुताबिक कलीदी यानी के पोस्ट और जजिस के अहदों पर पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया, जिसके मुताबिक अब ये शिक इस तरह है कि अगर वो निज़ाम हुकूमत में कोई मनसब रखता हो या उसके निज़ाम अदालत में फ़सल मुक़दमात के अहदे पर मामूर हो या उसकी मजलिस कानून साज का रुकन हो, तो कोई ऐसा काम ना करे जो हक़ व इंसाफ के ख़िलाफ़ हो। गोया अब कानून साज कौंसिलों के मेंबर भी जमात के लोग हो सकते हैं 2009 के फ़ैसले के मुताबिक, और 2017 के फ़ैसले के मुताबिक वो जज भी बन सकते हैं, वकालत भी कर सकते हैं और हुकूमती मनासिब में की पोस्ट भी हासिल कर सकते हैं। अब इस सिलसिले में उनके सामने कोई रुकावट नहीं है। ये थी वो तफसील। अब इन कामों का अंजाम देते हुए जमात के बहुत सी आजमाइशों से गुजरी, उसका जिक्र कर देना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि तहरीक इस्लामी के लिए हमेशा कोई सपाट रास्ता रहा है, बल्कि ये मुश्किलात की राह रही है। चुनांचे तहरीक इस्लामी के सामने भी बहुत सी मुश्किलात आई हैं, उनसे ये गुजरी है। तो ये आजमाइशों में मैं 2-3-4 बातों का तज़किरा कर देना काफ़ी समझता हूँ कि 1954 में 1954 में प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के तहत अमीर जमात, क़य्यम जमात और मरकज़ के बाज़ दीगर ज़िम्मेदारान को जेल में रखा गया। सन 65 और 1971 में पाकिस्तान के साथ जब जंग हुई, 2 जंगें हुई, तो उस दोनों मौक़े पर अमीर जमात, क़य्यम जमात वग़ैरह को डिटेंशन में रखा गया। 1975 में मुल्क में एमरजेंसी नाफिज की गई, हर सतह के ज़िम्मेदारान और रुफ़क़ा की गिरफ़्तारियाँ की गई और कोई ज़्यादातर तो 19 महीने जेलों में रहे और कोई कुछ कम मुद्दत तक भी रह करके गोया बाहर आ गए। 1992 में जमात पर पाबंदी और लगाई गई और रुफ़क़ा की गिरफ़्तारियाँ हुई। पाबंदी 2 साल तक रही और सुप्रीम कोर्ट से 7 दिसंबर 1954 को ये पाबंदी हटाने का फ़ैसला हुआ। ये आजमाइशें आई। अब ये तो मुश्किलात थी, लेकिन सियासी और नज़रियाती चैलेंजेस क्या है जमात के सामने, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे नज़रियात भी तो यहाँ काम कर रहे थे और कुछ ना कुछ सियासी गोया मफादात भी लोगों के थे, वो भी रुकावटें पैदा करते थे। तो वो सियासी और नज़रियाती चैलेंजेस जमात को क्या दरपेश हुए,
वो भी 1-2 मिनट में जिक्र कर देना मुनासिब मालूम होता है। इस दौरान फ़िरका वाराना जारियत हमने देखा कि तक़सीम के बाद ही कैसी जारियत, एग्रेसिव कम्युनलिज्म आया था हिंदुस्तान में। उन हालात में जमात ने काम किया और उसको फेस भी किया और अपनी जिम्मेदारियों को भी अदा करती रही। दूसरा, कम्युनिज़्म तूफ़ान की तरह आया था जो खुदा का इनकार करता था, बल्कि मजहबी लोगों को तो बर्दाश्त ही नहीं करता था। तो उसके मुकाबले पर जमात सीना से पर खड़ी रही और यूनिवर्सिटियों में इसके लोगों ने, इसके कारकुनों ने उनका मुकाबला किया। नज़रियाती और फील्ड में भी गोया उनके कारकुनों के मुकाबले पर हमारे रुफ़ाई जमे रहे। चुनाचे जब ये कम्युनिज़्म 1991 में ज़वाल का शिकार हुआ तो बाद लोगों ने लिखा कि इसमें ये जमात इस्लामी के लोगों का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है नज़रियाती शिकस्त कम्युनिज़्म को देने में। बस तो ये एक आमरीत का दौर आया बीच में, आमरीत का दौर, डिक्टेटरशिप का दौर इंदिरा गांधी के ज़माने में आया, इमरजेंसी लगी जैसा कि जिक्र आ चुका है। तो उस आमरीत से भी गुजरी जमात इस्लामी, डिक्टेटरशिप से भी गुजरी, फिर कम्युनल फाशिज़्म से भी गुजरी जो आजकल चल रहा है। फाशिज़्म है और कम्युनल फाशिज़्म है, यानी फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर फाशिज़्म का रवैया अख्तियार किया हुए हैं। फाशिज़्म क्या है? फाशिज़्म ये है कि कोई गिरोह ये कहे कि नहीं, किसी को कोई हक नहीं है, जो बात हम कहते हैं वही सही है, उसी को मानना होगा। ये जो टेंडेंसी होती है किसी कौम की, ये देख रहे हैं हम कि कम्युनलिज़्म की बुनियाद पर यहाँ फाशिज़्म ज़ोर शोर के साथ जारी है और आगे बढ़ रहा है। और अब तो वो इक़्तिदार तक भी पहुँच गया है और इक़्तिदार में जाने के बाद वो क्या क्या हरकतें कर रहा है इससे हम और आप नावाकिफ़ नहीं हैं। फिर ग्लोबल कैपिटलिज़्म है। कम्युनिज़्म के ज़वाल के बाद कैपिटलिज़्म बाकी रह गया, वो ग्लोबल हो गया और वो सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। तो इस तरह के चैलेंजेस का जमात ने सामना किया। अब आखिर में ये अर्ज़ करना है कि इन सारी कोशिशों के क्या असरात दुनिया पर हमारे मुल्क पर, हमारी सोसाइटी पर पड़े हैं। देखिए, कोई नज़रियाती तहरीक हो, उसकी कोशिशों को नापने का या समझने का पैमाना ये है कि उसके क्या असरात समाज ने कबूल किए हैं। तो जमात को भी इस लिहाज से हमें देखना चाहिए कि जमात के 80 साल की कोशिश, 80 साल कोशिशों के क्या नताइज और असरात दिखाई दिए हैं सोसाइटी में या मुल्क में या मिल्लत में। हाँ, एक सवाल ये भी आता है हमारे सामने कि साहब हमने 80 साल में क्या किया है। तो उस क्या किया है का जवाब है ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये हुई कि इस्लाम को एक नज़रिया हयात की हैसियत से मुसलमानों में तस्लीम किया जाने लगा। शुरू में ये होता था, जब इस्लाम को नज़रिया हयात कहते थे तो लोग ये कहते थे कि जमात इस्लामी के लोग हैं। लेकिन अब नज़रिया हयात कहना इस्लाम को ये आम बात हो गई है। यानी मुसलमानों के तमाम गिरोह जो है इस्लाम को एक निज़ाम हयात, नज़रिया हयात के तौर पर पेश करते हैं। और जाहिर है ये सबसे पहले ये इस्तिलाह और ये बात कि ये पूरी ज़िंदगी का निज़ाम है, पूरी ज़िंदगी के लिए एक नज़रिया है, ये जमात ही ने आवाज़ शुरू में उठाई थी, जिसे लोग शुरू में पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब सब उसको इस्तेमाल करने लगे। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों में जमातों और शख्सियतों और इदारों से दूरी कम हुई है। और वरना मौदूदी फ़िरका कहते थे लोग, कोई हमें फ़िरका परस्त कहता था, कोई और गिरोह का कोई और नाम देता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों की जो भी जमातें हैं, चाहे वो दीनी जमातें हैं, चाहे वो सियासी जमातें हैं, तो वो उनसे या उनकी शख्सियात हैं या उनके इदारे हैं, अब उन इदारों में जहाँ से हमारे ख़िलाफ़ गुमराही के फतवे निकलते थे, जहाँ से हमारे ख़िलाफ़ किताबें लिखी गई, अल्लाह का शुक्र है अब जमात के लोग वहाँ जाते हैं और बहुत प्यार मोहब्बत के माहौल में उनसे बातें होती हैं और बहुत से मुश्तरका उमूर मसाइल पर वो हम और जमात के लोग साथ साथ खड़े होकर जद्दोजहद करते हैं। तो ये दूरी कम हुई है, ज़ाहिर कोशिशों ही के नतीजे में हुई होगी। मिल्लत का तालीम याफ्ता तबका कुरान को समझकर पढ़ने लगा है, वरना कहते थे कि साहब इस कुरान को पढ़ने के लिए तो 14 उलूम की ज़रूरत है, ये आम लोगों के पढ़ने की चीज़ नहीं है। लेकिन अब सब पढ़ने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग इसकी सबसे ज़्यादा मुखालफत करते थे, अब वहाँ भी कुरान की तफसीर पढ़ी जाने लगी है। तो ये जमात का बहरहाल एक कारनामा है। फिर जमात की असल शनाख्त कायम हुई है, यानी ये जमात न मसलक है, न फ़िरका है, न बिरादरी है, बल्कि इन सब से ऊपर है। इन सब के ऊपर एक जमात है ये,
जिसमें सारे फ़िरक़ों के लोग हैं, सारे मसालिक के लोग हैं, तमाम बिरादरियों के लोग हैं। इस लिहाज से जमात इस सबसे ऊपर उठी है। हमारे रुफ़क़ा और दीगर अफराद मिल्लत, तंजीमें, दीनी मदारिस तक में भी दावत की तरफ मुतवज्जे होने लगे लोग। बिरादरान वतन में दावत का काम हो। शुरू में तो लोग ये कहते थे, जब जमात ये कहती थी कि साहब गैर मुस्लिमों का भी तो हक़ है इस पर, दीन पर, तो ये लोग कहते थे साहब पहले मुसलमान तो ठीक हो जाएं, उसके बाद ही तो गैर मुस्लिमों में दावत का काम होगा। तो ये बात अब नहीं है, बल्कि अब सब लोग ये भी समझते हैं कि गैर मुस्लिमों में दीन की दावत का काम होना चाहिए। बल्कि अब तो दीनी मदारिस में दावत के निसाब भी शुरू कर दिए गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये दावत का काम अब मुसलमानों के अंदर होने लगा। ये भी जमात का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मुल्क की तमाम अहम ज़बानों में लिटरेचर मौजूद है। मैंने जैसा कि जिक्र किया कि 12 तो पब्लिकेशन हाउस हैं जमात के, और 18 ज़बानों में उसने लिटरेचर तैयार किया है। तो ये सब बड़ा काम है अल्हम्दुलिल्लाह जो जमात के ज़रिए अंजाम पाया है। फिर पूरे मुल्क और तमाम रियासतों में जमात का नेटवर्क है। बेशतर अज़ला में 700 के करीब अज़ला है पूरे हिंदुस्तान में। कोई शायद ऐसा ज़िला हो जहाँ जमात का तारुफ नहीं है या जमात को जानने वाला कोई फ़र्द मौजूद ना हो। ऐसा शायद ही कोई ज़िला होगा। और अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान के हर ज़िले में जमात की ये दावत पहुँच चुकी है। कहीं जमात के बाकायदा अरकान मौजूद हैं, कहीं जमात के बाकायदा अरकान नहीं हैं। जहाँ अरकान नहीं भी हैं लेकिन जमात को पसंद करने वाले लोग वहाँ मौजूद हैं। जमात का वसी नेटवर्क है। ज़ैली तंजीमें हैं, ट्रस्ट हैं, सोसाइटियाँ हैं, इदारे हैं, मकामी जमातें हैं, अरकान हैं, कारकुन हैं। पूरा नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। ख़वातीन में हर सतह पर काम है। वो हल्क़ों की शूरा में हैं, मरकज़ और हल्क़ों में उनके शोबे कायम हैं, मजलिस नुमाइंदगान में उनकी काबिल लिहाज तादाद मौजूद है। तो ये ख़वातीन भी गोया अपने फील्ड में, अपने दायरे में ये खिदमात अंजाम दे रही है और जमात के साथ मिलकर काम कर रही हैं। आखिरी बात बिल्कुल ये है कि अब दरपेश चैलेंजेस क्या हैं जमात को, आगे जमात को क्या क्या चैलेंजेस हैं जो जिनका उसको सामना करना है, और कितनी तैयार है वो जमात उसको फेस करने के लिए। ये उसको अपने अंदरूनी सफ़ों में बैठकर जायज़ा लेना भी चाहिए और उन्हें फेस करने के लिए तैयारी भी करनी चाहिए। पहला काम क्या है कि दावत का फैलाव हो, और मगर इस्तेहकाम और मजबूती के साथ हो। जमात का दावत फैले, जमात की फ़िक्र का आम हो, लेकिन मजबूती के साथ हो। ऐसा ना हो कि फैलते तो चली जाए लेकिन वो मजबूती अख्तियार न करे। तो जमात का एक्सपेंशन हो कंसोलिडेशन के साथ, फैलाव रुके नहीं बल्कि तेज़ी के साथ हो, मगर कंसोलिडेशन भी साथ साथ उसका होता रहे। तो ये कितना तेज़ी के साथ फैलता है और कितना कंसोलिडेशन होता है, जितना तेज़ी के साथ फैलेगा और मजबूत होगा उतना ही तहरीक इस्लामी इफ़ेक्टिव होती चली जाएगी अपनी सोसाइटी में। दूसरा काम क्या है, मुख्तलिफ़ मैदानों में बासलाहियत अफराद की तैयारी। लिखने वाले अफराद हों, बोलने वाले अफराद हों, मुख्तलिफ़ लॉ के मैदान में हों, मीडिया के मैदान में हों, मुख्तलिफ़ फील्ड्स में उनके अंदर स्किल्स हों। तो स्किल्ड लोग तैयार हों और वो मुख्तलिफ़ मैदानों में आगे बढ़ कर के काम करने का मिजाज बनाएँ। ये कैसे अफराद तैयार होंगे, जो कुछ कोशिशें जमात कर रही है उसका मैंने जिक्र किया, लेकिन इस सिलसिले में और ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत होगी। आखिरी बात यह है कि आम इंसानी मसाइल में दिलचस्पी लेना, उन्हें हल करना और उन पर असरअंदाज होना, इफ़ेक्टिव होना, ये जमात को कोशिश करनी होगी। इसलिए कि अब कोई भी गिरोह इंसानों का जितना इंसानी मसाइल के लिए आवाज़ उठा सकता है, उसमें इफ़ेक्टिव हो सकता है, उसमें अपना असर पैदा कर सकता है, उतना ही वो जगह बनाएगा सोसाइटी में। अब सिर्फ नज़रिया काफ़ी नहीं है, बल्कि उस नज़रिए के मुताबिक इंसानों की खिदमत करना, इंसानों के मसाइल को हल करना, इंसानों के काम आना, ये मिजाज बनाना होगा जमात के कारकुनान को। ये जितना बनता चला जाएगा उतनी तहरीक मुअस्सिर होती चली जाएगी। अम्बिया की तारीख़ से हमें ये बात मिलती है, उन्होंने अक़ीदे की भी दावत दी और आम इंसानी मसाइल के लिए भी आवाज़ उठाई। तो जमात कितनी कोशिश कर सकती है और कितनी मुअस्सिर हो सकती है आम इंसानी मसाइल के लिए आवाज़ उठाने में और उनके साथ खड़े होकर काम करने में, ये मुस्तक़बिल बताएगा। और जितना वो काम करेगी इंशाअल्लाह तहरीक उतनी ही मजबूत से मजबूत तर, फाल से फाल तर होती चली जाएगी
और दुनिया में उसके लिए जगह इंशाअल्लाह बनेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी जो कोशिशें हुई हैं उन्हें कबूल फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशों की तौफीक अता करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।